नमस्कार, मैं डॉक्टर यूएस प्रसाद हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत करता हूं। आप मेरे वीडियो के शीर्षक को देखकर मन में ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी रचना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका एक केंद्रीय भाव होता है, उसका एक मूल भाव होता है जिसमें उसका उद्देश्य छिपा होता है। तो यह व्याख्या मैंने उसी मूल भाव को ध्यान में रखकर आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। हाँ, अगर व्याख्या में जो पंक्तियां आ रही है, अगर आप उसके अर्थ को भी अपनी व्याख्या में जोड़ सके तो ये सोने में सुहागा के समान होगा। तो आइए देखें कि इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी व्याख्या की शुरुआत एक अच्छी सी भूमिका से होनी चाहिए ताकि वह परीक्षक को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो चलिए संपूर्ण कुरुक्षेत्र की व्याख्या के लिए एक अच्छी सी भूमिका लिखते हैं। भूमिका की शुरुआत कुछ इस प्रकार की जा सकती है। साहित्य का काम है देश और काल में बदलते हुए मनुष्य की उसके पूरे ऐतिहासिक संदर्भों, परंपराओं, दर्शन और विज्ञान के स्रोतों से जुड़कर परिभाषित करना। और इस काम के लिए जो मनुष्य दिनकर के सामने था वह युद्ध के प्रति निर्भय भाव से बढ़ रहा था। इसका प्रमाण यह है कि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में पौराणिकता का अतिक्रमण करते हुए अपने विचार के इस विशिष्ट पक्ष को कुछ इन शब्दों में रेखांकित किया है। भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्रायः उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा कि मैं उसे समझ सका हूँ। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के युधिष्ठिर और भीष्म हैं। दिनकर के इस कथन से जाहिर है कि यह पागल कर देने वाला प्रश्न तत्कालीन परिवेश के भीतर से ही उपजा था और पराधीनता से मुक्ति की ओर बढ़ता हुआ जनमानस इस प्रश्न से सीधे सीधे जूझ रहा था। ये तो हुई भूमिका। आपने प्राय देखा होगा कि जब भी व्याख्या करने को किसी प्रश्न में आता है तो प्रश्न में ये जरूर जुड़ा होता है कि संदर्भ व्याख्या करें। संदर्भ का मतलब ये है कि संदर्भ के साथ, यानी इसमें रचना और रचनाकार का नाम होना चाहिए। चूँकि कुरुक्षेत्र कई सर्गों में बटा है, इसलिए यहाँ पर यह भी आवश्यक होगा कि आप उस सर्ग का भी उल्लेख करें जिस सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, या व्याख्यायी पंक्तियाँ जहाँ से जिस सर्ग से ली गई हैं। ये तो हुई संदर्भ की बात। और अब हम व्याख्या की शुरुआत करेंगे। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्या पर व्यापक विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि युद्ध का मूल कारण मनुष्य के मन की दुष्प्रवृत्तियां हैं। यदि हमें युद्ध के निरंतर चले आते क्रम को समाप्त करना है तो इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। तभी यह संभव है कि भविष्य में मानव जाति को किसी और युद्ध को न झेलना पड़े। इसके लिए आत्मबल और देहबल दोनों के संतुलन को साधने की आवश्यकता है। इसलिए हमें अहिंसा को परम धर्म और हिंसा को आपद धर्म के रूप में ग्रहण करना होगा। विज्ञान और बुद्धि के अतिवादी विकास से भी युद्ध की स्थितियां जन्म लेती हैं। अतः जहां हमें विज्ञान को मानव मूल्यों के साथ जोड़कर उसके अंधे विकास को अनुशासित करना होगा, वहीं बुद्धि को अपनी विकास यात्रा में हृदय को भी साथ लेकर चलना होगा।
हमें जीवन के चिरंतन सत्य को खोजने में धरती के सत्य को भूल नहीं जाना चाहिए। दिनकर का मानना है कि केवल मन तथा आत्मा तक सीमित रहने वाले स्वर्ग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह कुछ रच नहीं पाता है, कुछ निर्माण नहीं कर पाता। अपने हाथों से कुछ रच पाने में जो संतोष है वह ऐसे स्वर्ग से कहीं बेहतर है। धरती के सत्य के प्रति अपनी पक्षधरता की घोषणा दिनकर इन शब्दों में करते हैं। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी में, जीवन में। तो यहाँ पर व्याख्या समाप्त होती है। पहले चरण में हमने भूमिका लिखी, दूसरे चरण में संदर्भ लिखा, उसके बाद व्याख्या की, और अब हम इसकी कलागत विशेषताओं को देखेंगे। कलागत विशेषताओं का अर्थ ये है कि जो व्याख्यायी पंक्तियाँ आपके सामने दी गई हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वैसे तो इसमें रस, अलंकार, छंद वगैरह का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई पंक्ति मेरे सामने नहीं है। मैंने संपूर्ण कुरुक्षेत्र के लिए व्याख्या तैयार की है, इसलिए आप अगर रस, छंद और अलंकार वगैरह की चर्चा करेंगे तो आप सामने जो व्याख्यायी पंक्तियाँ हैं उसके आधार पर करेंगे। इसके अलावा मैं 5 विशेषताओं का जिक्र कर रहा हूँ जो कॉमन है, जो किसी भी पंक्तियों में सटीक बैठेगी। वे 5 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, ये पंक्तियाँ दिनकर की प्रगतिशील जीवन दृष्टि की परिचायक हैं। दूसरी, दिनकर ने अन्याय के विरुद्ध क्रांति को उचित और न्याय संगत ठहराया है। तीसरी, तत्सम शब्दावली के प्रयोग के बावजूद भाषा सहज और बोधगम्य है। चौथी, दिनकर के सामने उभरती हुई मार्क्सवादी विचारधारा की भी यहाँ अनुगूंज है। पांचवी और अंतिम विशेषता, दिनकर ने यहाँ पर उन प्रश्नों को उठाया है जो महाभारत काल से लेकर आज तक चले आ रहे हैं और ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित ही रह गए हैं। अभी मैं संपूर्ण कुरुक्षेत्र के लिए एक ही व्याख्या कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्या आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।